नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कल हमने पेनल्टी कॉर्नर में जाते जाते आपसे कहा था कि जननायक जनता पार्टी जो राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है, इस चुनाव में शामिल हो रही है भाजपा के साथ मिलकर, उसके राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला राजस्थान के दौरे पर आएंगे और हमने आपसे ये भी वादा किया था कि हम उनको लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, उनके मुंह से कहलवाएंगे क्या योजना है, क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्या सोच है, क्या विचार है, क्या कल्पना है। तो लीजिए, हमारे बीच हैं आज दिग्विजय चौटाला चौधरी देवीलाल के परिवार से, जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे, अजय चौटाला के छोटे बेटे। इनके बड़े भाई इस समय डिप्टी सीएम है हरियाणा में बीजेपी के साथ जननायक जनता पार्टी मिलकर सरकार चला रही है और जननायक जनता पार्टी अब अगले चुनाव में राजस्थान में आ रही है। और मैंने जैसा सुना है, दिग्विजय जी आपका स्वागत है। मैंने सुना है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्य का बंटवारा ऐसे हुआ है कि हरियाणा बड़े भाई संभालेंगे और राजस्थान छोटे भाई। इट सो, ऐसा है क्या? नहीं, मुझे खुशी होती है जहाँ मेरे परदादा जिस भूमि पर जो है ना उनकी कर्म भूमि रही, उनका कर्म क्षेत्र रहा जी। मेरे पिताजी 2 दफ़े यहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे। हाँ, एक बार शायद दातारामगढ़ से, एक बार नोहर से जी। अजय चौटाला जी एमएलए रहे और 7 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज भी इसी माटी से उठ करके चौटाला गांव की सीमा पे गए थे जी। तो हमारा जो निकास है वो नोखा से है, बीकानेर से है। अच्छा। तो नेचुरली एक अपना जुड़ाव, इसको राजस्थान में आकर मैं ये कहूँ कि मुझे अपने परिवार के बीच में आकर के जो महसूस होता है, जो एहसास होता है, जो अनुभूति होती है, उसका कोई मूल्य नहीं। जी, आप आए हैं राजस्थान में और चुनाव लड़ने के इरादे से। पहले भी आपके पिताजी 2 बार एमएलए रहे। इसके अलावा जब जनता दल था जी, और आप उस वक्त आपकी पार्टी नहीं बनी थी, जनता दल में ही थे आप लोग, तब भी शायद एक बार 5-6 एमएलए यहाँ चुने गए। काफ़ी समय उस वक्त भैरव सिंह जी सरकार, तब तो काफ़ी लोग, 50-52 लोग थे। 55 लोग हाँ। जनता दल के थे जी। और भारतीय जनता पार्टी के उस समय 52 लोग थे जी। और इनके गठजोड़ से भैरव सिंह जी सबसे पहले मुख्यमंत्री तब बने थे। जी। और उसके पश्चात मेरे जब पिताजी सेकंड टाइम नोर से एमपी बने जी। तो आपको एमएलए नोर से माफी चाहूंगा, एमएलए बने। जी हाँ। तो आपको हैरानी होगी इस बात की जी। कि तब की जनता दल जो केंद्रीय कार्यालय था उसने कांग्रेस का समर्थन घोषित कर दिया था दिल्ली से। जी हाँ। मेरे पिताजी ने उसकी बगावत कर करके और जनता दल के मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज के साथ, 4 या 5 उनकी संख्या थी जी, उनके साथ मिलकर के भैरव सिंह जी को फिर से समर्थन दिया और सेकंड टाइम उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री बनवाया। जी। जी। तो इस बार भी भाजपा के साथ, जैसा हरियाणा में चुनाव के बाद का हुआ, हालांकि वहाँ तो गठबंधन, पर अब के इस बार चुनाव पूर्व गठबंधन होगा अपना और भारतीय जनता पार्टी का? वैचारिक तौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है और समय समय पर गैर कांग्रेसवाद जी और गैर कांग्रेसवाद की जो जननी जो रहे, उसमें से सबसे बड़े चेहरों के तौर पर चौधरी देवीलाल जी को देखा भी जाता है। मैं ये मानता हूं कि आज के दौर में भी अगर एक ऐसा दल है, चाहे उसका नाम जनता दल रहा, बाद में लोकदल रहा, इंडियन नेशनल लोकदल रहा या जननायक जनता पार्टी, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि 1960 के दौर के पश्चात जब चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, उसके बाद हम अकेले ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया। मुझे खुशी है कि राजस्थान के अंदर आज पार्टी अच्छी ग्रोथ कर रही है। बहुत सारे नए लोग, नए चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, मजबूती से आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ, जैसे हरियाणा प्रदेश में हम एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, प्रगतिशील सरकार चला रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे। हरियाणा में तो आज बीजेपी के जो प्रभारी हैं विप्लव देव, उन्होंने कुछ और कह दिया कि हम पर कोई एहसान नहीं किया समर्थन देकर, हमने भी मंत्री पद दिए हैं उनको। सर, कई बार दिग्विजय क्या कहे, विप्लव देव जी क्या कहें, इन लोगों की ज़्यादा बातों पर तवज्जो या अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। जी। पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, हाई कमान जिसको, आला कमान जिसको कहते हैं, जी, गठजोड़ और सरकारें या दोनों संगठन कैसे आगे साथ में चलेंगे, ये वहां तय होता है। ये वहां तय होता है। मैं और विप्लव देव जी तय नहीं करते। जी। तो कई बार मैं ये मानता हूं
क्योंकि जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका होता है जी, तो उससे आप एक मैच्योर स्टेटमेंट की उम्मीद करते हैं, जो कि उन्होंने नहीं दी। तो मानते हैं आप वहां तो कंफर्टेबल हैं दोनों? निश्चित तौर पर कंफर्टेबल है। 5 साल सरकार चुनाव तक सरकार चलेगी साथ साथ? चुनाव तक सरकार चलेगी और मुझे उम्मीद है कि चुनाव के पश्चात भी दोनों मिलकर के साथ चल रहे हैं। हम अभी तक क्योंकि निकाय चुनाव साथ में लड़े हैं, 2 उपचुनाव साथ में लड़े हैं जी, और हर तरीके से साथ में चले। तो राजस्थान में भी ये साथ बना रहेगा? मुझे ये ऐसी उम्मीद है जी। आपकी कोई बात हुई है शायद अजय चौटाला जी, आपके पिताजी जो निश्चित तौर पर बता रहे थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की और हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उससे समय समय पर बातचीत होती रहती है। राजस्थान को लेकर के भी चर्चा हुई है। जेपी नड्डा जी से चर्चा जी, हुई? पीछे अभी चर्चा हुई है। जी जी। तो राजस्थान में आप कितनी सीटें मानते हैं कि आपको लड़ना चाहिए चुनाव 200 में से? दुष्यंत जी ने जब पीछे दौरा किया था तब पार्टी की यहाँ की लीडरशिप और दुष्यंत जी की मुलाकात में यह तय हुआ था कि 30 से 35 सीटें चिन्हित कर करके उन पर तैयारी की जाए जी। उसके पश्चात दोनों दल जब मिल बैठ करके चर्चा करेंगे तो आगे के फैसले बाद में होंगे। जी जी। क्या सीटें चयन करने का आधार कोई पर्टिकुलर आधार है? जैसे 2 सीटें तो आपके सामने ही, जहाँ पिताजी आपके एमएलए रहे हैं। जी। और भी कोई आधार तय किया है? किस आधार पर? निश्चित तौर पर जहां जहां स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का कार्यक्षेत्र रहा और जहां जहां उनके वैचारिक तौर पर लोग, वैसे तो पूरा राजस्थान ही उनसे जुड़ा था, एक जमाना ऐसा भी था, और ये नारा वो कौन भूल सकता है कि ताऊ पूरा तोलेंगे और लाल किले से बोलेंगे, ये राजस्थान की भूमि से निकला था, बिल्कुल, जो लाल किले तक गया भी था। तो मैं ये मानता हूं कि वैसे तो अगर आज से मैं अगले 10 साल की बात करूं तो मैं मेरी पार्टी को, जननायक जनता पार्टी की रूट्स को राजस्थान के प्रत्येक कोने में अंतिम छोर तक देखना चाहता हूं। जी जी। मगर आज शुरुआती तौर पर 30 से 35 सीटें वो चिन्हित की गई हैं जो हमारे बॉर्डरिंग सीट्स हैं जी, जो हरियाणा की स्टेट से इसको बॉर्डरिंग जाट सीट्स हैं। बेल्ट कहते हैं, इससे कोई कनेक्शन है क्या कि जाट बेल्ट में आप मैं ये ऑपरेशन मान करेंगे करके जरा? चलता हूं कि या किसान और कमेरे की बात की जानी चाहिए। जाति पाति धर्म मजहब से कोसों मील ऊपर उठ करके सदैव स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने राजनीति की और हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक विवाद उठ खड़ा हुआ था, विवाद का जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन तेजा स्थली पर आपने काफी बड़ा योगदान दिया चौटाला परिवार ने। जी, मैंने सुना है कि वहाँ जो निर्माण हो रहा है उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन या संपूर्ण कंट्रीब्यूशन शायद चौटाला परिवार का है। क्या ऐसा मैं है? ये मान करके चलता हूं कि वीर तेजाजी महाराज का सदैव आशीर्वाद हमारे परिवार पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है जी। और उस संस्थान से, उस मंदिर से एक भावनात्मक जुड़ाव पूरे परिवार का है। मैं ये मानता हूं कि राजनीति से कोसों मील दूर जी। ये हमारा कर्तव्य है, कर्म है और हमारी धार्मिक ड्यूटी है जो हमने निभाई है। और विवाद तो चलते रहते हैं, विवाद जिंदा कौमों के साथ जुड़ते हैं, मुर्दों के साथ कौन जुड़ता है? नहीं, ठीक बात है। लेकिन एक विवाद हुआ, कोई ईंट निकाली गई, ये ईंट वो नहीं है, वो ईंट वो नहीं, क्या हनुमान बेनीवाल के साथ भी कुछ ऐसा? मैं कई बार जब हनुमान बेनीवाल जी का नाम आता है जी तो राजनीतिक तौर पर हनुमान बेनीवाल जी को सबसे पहले प्लेटफॉर्म मेरे पिताजी ने ही दिया था जी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के टिकट पर 2003 में उनको चुनाव भी लड़वाया था जी। और उसके बाद भी साथ लेकर के चले, सब ठीक था। अब वो उनकी राजनीतिक सोच है, वो कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी को वीर तेजाजी महाराज के उस मंदिर से जोड़कर या राजनीति, यहाँ की लोकल राजनीति से जोड़ करके देखते हैं या उनके लिए खतरा मानते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता जी। राजनीति अपनी अलग जगह है और जो हमारी, मैंने जैसा कहा, जो हमारा फर्ज था वो हमने पहले भी निभाया और आगे भी उसको निभाने का काम करेंगे। करोड़ों रुपए आज हरियाणा से परिवार की तरफ से भी, अन्य लोगों की तरफ से भी उस संस्थान के लिए, नवनिर्माण के लिए, संगमरमर का एक भव्य निर्माण, एक भव्य मंदिर बने जिसकी चर्चा ना केवल राष्ट्रीय पटल पर हो बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हो। आज वीर तेजाजी को मानने वाले ना केवल हिंदुस्तान में बसते हैं बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसते हैं और वो संस्थान में आकर के वो जो है ना उसको देख सकें, तो वो हमारी ड्यूटी है, हम उसको निभा रहे हैं और आने वाले समय में जल्द उसको पूरा कर लिया जाए। एक चर्चा ये, जब से आपकी एक्टिविटी शुरू हुई है जननायक जनता पार्टी की, जी, मैंने अजय चौटाला जी से ही पूछा था, आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहले गठबंधन था लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल से, जिसकी वजह से वो सांसद बने, बीजेपी का उनसे मन भर गया है, ऐसा लोग मानते हैं। मैं नहीं जानता वास्तविकता क्या है, मैं नहीं कह रहा ये बात,
जी। राजनीतिक गलियारों में बातें चर्चाएं होती रहती है, राजनीतिक चर्चाओं का कॉन्ग्रेस लें ना लें अलग बात है, लेकिन चर्चा तो होती है। तो बीजेपी चाहती है कि जो गठबंधन आपका हरियाणा में है उसके आधार पर राजस्थान में भी प्रोसीड करें, आगे बढ़ें और उस पार्टी का मुकाबला किया जा सके जिस पार्टी का मुकाबला बीजेपी अपने दम पे नहीं कर सकती। सर मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक एनालिसिस तो आप मेरे से बेटर कर सकते हैं और बाहर से क्या दिख रहा है उसको आप बेटर देख सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि सदैव हम पॉलिटिकली भी और सोशली भी राजस्थान के अंदर लोगों से जुड़े रहे। 10 साल का दौर ऐसा आया कि कांग्रेस की कारगुजारियां और कांग्रेस के वो कारनामे थे जिनके कारण मेरे दादा को, मेरे पिता को 10-10 साल की बेकसूर होते हुए भी कैद हुई और उसके कारण पीछे जो विघटन हुआ, दोनों पार्टियां बट गई, जो भी हालात रहे, हम 10 साल यहां नहीं आ सके। अब वो समय है कि उस कमी को हम पूरा करें। ये सब चीज़ें राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलती है, कौन कैसे किसके साथ कहाँ, मगर मैं ये मानता हूँ हमारा परम मकसद पार्टी को मजबूत खड़ा करना है और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होता है तो नेचुरली इट विल बेनिफिट बोथ, उनको भी इसका फायदा होगा और जननायक जनता पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी का फायदा मिलेगा। दोनों मिलजुल करके यहां जैसे हरियाणा में कर रहे हैं यहां भी और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आप अलग चुनाव मैनिफेस्टो जारी करेंगे या बीजेपी के साथ संयुक्त मैनिफेस्टो होगा, क्या कल्पना है, कुछ सोचा है आपने? मैं ये मानता हूं कि राजस्थान के अंदर जैसे हम हरियाणा के अंदर चर्चा करते हैं, हरियाणा इज द यूथ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड इंडिया बीइंग मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो मैं ये मानता हूं कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ जो है वो हरियाणा में बसता है, सबसे ज्यादा संख्या में। वैसे ही राजस्थान जो है वो कोई दूर नहीं है। राजस्थान के अंदर भी सबसे बड़ा जो विषय है वो युवाओं के रोजगार को लेकर के है। यहां लैंड होल्डिंग्स कम है किसानों के पास और शिक्षा ही अकेला माध्यम है जिससे यहां का किसान कमेरे का बच्चा जो है वो आगे बढ़ सकता है। इस सरकार में आज जो पेपर लीक कांड हुए हैं जिसके कारण कहीं भी किसी भी पदों को बड़े स्तर पर नहीं भरा जा सका और युवा बड़े स्तर पर और बुरे स्तर पर सफर कर रहा है, परेशान है, प्रताड़ित है इस सरकार में। मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा जननायक जनता पार्टी जिसको आगे लेकर के बढ़ेगी। आपने जैसा पूछा कि मैनिफेस्टो, तो हमारा मैनिफेस्टो शुरुआती तौर पर जो है वो इसी से होगा कि हम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे तलाश सकें, इस खाई को कैसे भर सकें। एक दिन में नहीं भरी जाएगी मगर उसके लिए प्रयास कैसे कर सकें। सरकार में अगर हमें हिस्सा मिलता है यहाँ पर तो उसको, उस खाई को कैसे भरा जा सके। मैं मानता हूँ कि हरियाणा में एक क्रांतिकारी कदम आपने अगर सुना हो, 75% आरक्षण युवाओं को, लोकल्स को देकर के एक दुष्यंत जी ने क्रांतिकारी कदम वहाँ से बढ़ाया। आपने ये भी सुना होगा कि महिलाओं को 50% आरक्षण जो है पंचायतों के अंदर देकर के एक नई अलख जगाने का काम किया। पार्लियामेंट तक में या हिंदुस्तान के अंदर जितनी विधानसभाएं हैं जिनकी संख्या 25-30 है, आज तक कहीं भी कदम नहीं उठा। वो पंचायती राज के मंत्री थे, उन्होंने पंचायतों में महिला को आधा हिस्सा दिया, बैकवर्ड समाज के लोगों को 8% का हिस्सा दिया। ठीक ऐसे ही जहां देवालय वहां पुस्तकालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच पर मोहर लगाते हुए कि जहां मंदिर हो उसके साथ एक कमरे में लाइब्रेरी जरूर हो। और मुझे खुशी है कि भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने 2 दर्जन से ज्यादा ई लाइब्रेरीज राजस्थान के अंदर भी बनाकर आज वो सुचारू रूप से चल रही हैं यहाँ के युवाओं को, राजस्थान के अंदर। अच्छा। और मुझे खुशी है कि यहाँ भी उसका बेनिफिट युवाओं को मिल रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसमें किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री, एक इम्पॉर्टेंट, और उज्ज्वला योजना के जो परिवार हैं उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर। मैं बिजली की सर बात करूं, आज मैं काफ़ी सारे लोगों से सीकर में चर्चा कर रहा था। बिजली के हम देख रहे हैं 100 यूनिट तक फ्री या जो भी यहाँ पर स्कीम है, लोभ लुभावनी, और रंग बिरंगे बड़े इश्तिहार छपवाए हैं। मगर सच्चाई ये है कि फ्यूल सरचार्ज बहुत हद तक बढ़ा दिए हैं। मेरा खुद का जो रेजिडेंस है जयपुर के अंदर, मैं उसका पिछले बिल देखूं तो हज़ारों की संख्या में सिर्फ फ्यूल सरचार्ज उसमें जुड़ा हुआ है। यानी एक हाथ से छीनकर दूसरे उसमें डालकर, और जो है ना ये खेल खेला गया है, जनता को भ्रमित करने का एक तरीका है। असली मायने में मैं ये मानता हूं इस सरकार में काम हो ही नहीं पाया। इनका जो विघटन है, इनकी जो आपसी फूट है 2 परिवारों की, यहाँ पर एक गहलोत साहब का अपना वो है, फ्रैक्शन है, और सचिन पायलट साहब का अलग फ्रैक्शन है। इनकी जो आपस की लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश ने बुरी तरह सफर किया है। जी, अगर सचिन पायलट मान लो सुनते हैं कांग्रेस से बाहर निकल के अलग पार्टी बना सकते हैं,
तो कोई उनसे अलायंस करने का कोई विचार आ सकता है मन में? सर, राजनीति में कल क्या हो जाए और क्रिकेट की आखिरी बॉल पे क्या हो जाए जी। इस पे नहीं कहा जा सकता, मगर भविष्य के गर्भ में है और समान वैचारिक लोगों को साथ लाना ये हमारा फर्ज भी है। जी। बीजेपी से कोई और चर्चा आप करेंगे चुनाव से पहले? निश्चित तौर पर करेंगे। हमारी चिंता सबसे बड़ी राजस्थान को लेकर के ये है कि यहां पर किसान, यहां का हमने देखा कि किसान किस प्रकार दिल्ली में जब आंदोलन हुए, ऑल्दो ज्यादा इंपैक्ट राजस्थान के किसानों को पड़ता नहीं अगर वो कानून लागू भी हो जाते तो जी, मगर फिर भी यहां के किसानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यानी उनके मन की सबसे बड़ी टीस है कि यहां भी एमएसपी होनी चाहिए जी, यहां भी हरियाणा पंजाब के समान एमएसपी मिलनी चाहिए, यहां भी मंडी सिस्टम बड़ी मजबूती से लागू होना चाहिए जी। आपको जान करके खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि हरियाणा के अंदर बिचौलिया सिस्टम हमारी सरकार ने खत्म कर दिया। हमने आड़तियों के माध्यम से आने वाला पैसा, किसान का भुगतान किसान को सीधा उसके खाते में 72 घंटे में देने का निर्णायक कदम उठाया है और उसको अगले वर्ष तक हम 48 घंटे के अंदर, यानी किसान की पेमेंट 48 घंटे में चली जाएगी। अगर 24 घंटे भी लेट होगी तो उस पर ब्याज लगेगा, सरकार को वो देना पड़ेगा जी। तो ये एक बहुत निर्णायक कदम है। ठीक हम वैसी ही जो है ना सोच यहां पर लागू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहां भी यहां का किसान जो है वो जो है ना किसी उसको बैसाखी की आवश्यकता ना पड़े, उसको मजबूर और विवश ना होना पड़े, बल्कि वो मजबूत और ताकतवर हो और सरकार उसके लिए जो है ना ऐसा पायदान खड़ा करे। तो देखिए, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला राजस्थान के दौरे पर हैं। पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के साथ जो गठबंधन हरियाणा में है उसके आधार पर और बातचीत के आधार पर इनका मानना है कि बीजेपी से सीटें लेंगे। मेरी जानकारी है कि 20 के आसपास सीटें मांगेंगे। आपका कहना है 30-35 सीटें मांगेंगे दिग्विजय चौटाला जी का। और राजस्थान का अगला जो चुनाव होने जा रहा है जेजेपी की ओर से दिग्विजय चौटाला जी देखेंगे राजस्थान को, ऐसा मेरी जानकारी में है। आज हमने उनको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हरियाणा में उनकी सरकार ने क्या किया, राजस्थान में क्या करने की सोच रखते हैं, यूथ को आगे लेकर बढ़ेंगे, यूथ का लेकर कोई चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे, तमाम तरह की बातें उन्होंने प्रस्तुत की। अभी समय है चुनाव में 4-6 महीने का, कह नहीं सकते कितना पानी तब तक गंगा में बह जाए, लेकिन उम्मीद से हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, उसके साथ मिलकर चलेंगे। बीजेपी मोर और लेस अर्बन ओरिएंटेड पार्टी मानी जाती है, इसलिए उसको भी गाँव में एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो किसान ओरिएंटेड हो, जिसका बैकग्राउंड किसानों का हो। तो इसलिए 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट जो भी आप मांगेंगे मिलेगी, उसके आधार पर साथ मिलकर चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। और बाकी सारी बातें आपने की। चूँकि चुनाव में भी वक्त है, बहुत सारी बातें करना आज प्री मैच्योर होगा, इसलिए मैंने मोटे तौर पर जो अभियान छेड़ेंगे, जो इरादा लेकर आए हैं, जो कल्पना करते हैं राजस्थान में चुनाव की रणनीति बनाएंगे, उस सब पर चर्चा की। चुनाव में 6 महीने हैं, इस दौरान दिग्विजय चौटाला का आना जाना बना रहेगा। यहाँ इनका घर भी है और राजस्थान को संभालेंगे तो बार बार हमसे मुखातिब होते रहेंगे। हम इन्हें प्रस्तुत करते रहेंगे जिस तरह हमने आम आदमी पार्टी के, बसपा के, दूसरी तमाम पार्टियों के नेताओं को प्रस्तुत किया आपके सामने में। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी तमाम पार्टियां राजस्थान में चुनाव लड़ेंगी, पेनल्टी कॉर्नर में हम उन्हें आपके सामने लेकर आएंगे, उन्हें बात रखने का मौका देंगे और फिर उसकी हम समीक्षा भी करेंगे, उनकी रणनीति की, उनकी सोच की, उनकी चिंता की, चिंतन की, सब चीज़ों की। दिग्विजय चौटाला का धन्यवाद कि वो आज हमारे बीच आए और आपसे मुखातिब हुए। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। आने वाले दिनों में हम फिर चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं सचिन पायलट के पिताजी की पुण्यतिथि 11 जून को आ रही है। हमने पहले कहा था 11 मार्च, 11 अप्रैल, 11 मई और 11 जून। 2/11 तो निकल गई, जिनमें उन्होंने 2 कदम उठाए। अब 11 जून पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या वो कांग्रेस में बने रहते हैं या कि अलग पार्टी बनाते हैं, ये कौतूहल पूरे देश में है। जैसा मैंने आपको बताया था, अजमेर से दिल्ली तक जहाँ गया 2 ही सवाल लोगों ने पूछे कि सचिन पायलट बने रहेंगे या बाहर निकलेंगे, और वसुंधरा राजे फ्रंट फुट पर आएंगी या नहीं आएंगी। इन 2 सवालों के जवाब में ये तो कई लोगों ने कल मेरे से सुन के कहा कि जवाब में नतीजा नहीं छुपा हुआ है, लेकिन नतीजे की दिशा तय करने के बड़े घटक ये 2 सवालों के जवाब होंगे। आने वाले दिनों में हम वसुंधरा राजे को लेकर, सचिन पायलट को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।